टीवी, स्मार्टफोन, एयर कंडीशनर, स्मार्ट वॉचेस। पता है इन सब में कॉमन क्या है? आप बोलोगे कि ये सब कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो घर में यूज होते हैं, पर सच्चाई ये है कि इन सभी के पीछे लिखा हुआ है मेड इन चाइना। कभी सोचा है कैसे हर सेक्टर में फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू टॉयज, मेडिसिन से लेकर गैजेट्स तक चाइना ने हर कॉर्नर में अपनी जगह बना ली है। ये एक रैंडम कोइंसिडेंस नहीं, ये एक केयरफुली प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी जिसका नतीजा आज हम सबको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ माल और चाइनीज एप्स तक सीमित नहीं, इट गोज मच डीपर। इस डोमिनेशन का मतलब ये था कि इंडियंस के लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो कभी स्मॉल बिजनेसेस और एमएसएमईज का बैकबोन हुआ करते थे, वो धीरे धीरे शट डाउन होने लगे। कोविड-19 के दौरान हमने लाइव देखा था जब चाइना से सप्लाई चेन डिस्टरप्ट हुई तो हमारी इंडस्ट्रीज कैसे स्ट्रगल करने लगी। The Indian market is heavily dependent on Chinese products. India imports nearly 70 billion rupees worth of Chinese goods and services every year. 70 billion. अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, इंडिया और चाइना के बीच का ट्रेड वॉल्यूम 2000s में कुछ बिलियन डॉलर्स ही था और आज $100 बिलियन से ज्यादा ट्रेड होता है। लेकिन शॉकर ये है कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ हर साल 60 से 70 बिलियन डॉलर्स का है। मतलब हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट। रिजल्ट, हमारी इकोनॉमी चाइनीज प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फार्मास्यूटिकल एपीआईज। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चाइना हमारे मार्केट में घुस गया, सवाल ये है क्या इंडिया अब इस सिचुएशन को रिवाइव कर पाएगा? क्या हम अपने डोमेस्टिक बिजनेस को दोबारा खड़ा कर पाएंगे? Chinese products is now growing once again. क्या हम सब एक दिन चाइना से इंडिपेंडेंट बन पाएंगे? Can China's loss be India's gain? 1000 companies have reached out to India. आज के इस वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे चाइना ने हमारे मार्केट पे डोमिनेशन बनाया, इंडिया के सेल्फ रिलायंस के लिए क्या स्टेप्स उठाएं और क्या फ्यूचर में हमारे पास एक रियलिस्टिक चांस है अपने मार्केट को रिक्लेम करने का। स्टे विथ मी टिल द एंड, क्योंकि कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आपके लिए रेडी है। चलो अब ये समझने के लिए कि चाइना कैसे इंडिया के मार्केट पे इतना बड़ा इफेक्ट डालने लगा, हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। 1980s और 90s के दौरान दुनिया के दो बड़े देश एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहे थे। एक साइड पे चाइना और दूसरी तरफ इंडिया, चाइना शी जिनपिंग के लीडरशिप में सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स का नया मॉडल अडेप्ट कर रहा था। मतलब अब चाइना अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट्स के लिए खोल रहा था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को वेलकम कर रहा था और मास मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पे फुल फोकस कर रहा था। ये वही वक्त था जब चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनने के पाथ पे चल रहा था। दूसरी तरफ इंडिया को 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा और फिर आए लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जिसमें इंडिया ने भी अपनी इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड के लिए ओपन कर दी। पहले जो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लग गए थे उनको धीरे धीरे हटा दिया गया और इसी के साथ फॉरेन गुड्स इंक्लूडिंग चाइनीज प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में घुसने लगे। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि जब इंडिया नए ट्रेड रूट्स ढूंढ रहा था, तब तक चाइना ने अपना प्लान पहले ही सेट कर लिया था पूरे मार्केट को डोमिनेट करने का। अब 90s में इंडिया चाइना ट्रेड ज्यादा नहीं था, मेजरली कुछ टेक्सटाइल्स और बेसिक कंज्यूमर गुड्स ही एक्सचेंज होते थे। लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेड पार्टनरशिप में बदल गई। फिर आया 2000, तब तक इंडिया चाइना ट्रेड कुछ बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन असली धमाका उसके बाद हुआ। चाइना ने अपने लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स के थ्रू इंडियन मार्केट्स में अपना फुट होल्ड बना लिया और इंडिया की लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रगल करने लगी। फिर 2020s तक पूरा गेम ही बदल गया। ट्रेड वॉल्यूम $100 बिलियन एनुअली से भी ऊपर पहुंच गया। मतलब 20 सालों में कुछ बिलियन डॉलर से एकदम $100 बिलियन का जंप। लेकिन ये ट्रेड एक साइड पे चाइना के फेवर में हेविली टिल्टेड था और इंडिया हर साल मैसिव ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? ये कि इंडिया ज्यादा खरीद रहा है और कम बेच रहा है और ये डिपेंडेंसी हर साल बढ़ती गई। सब कुछ इतना नेचुरल लग रहा था कि हमें पता भी नहीं था
कि हमारी मार्केट्स कितनी ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हो गई हैं। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ एक ट्रेड रिलेशन नहीं रहा, ये कंज्यूमर बिहेवियर को भी चेंज करने लगा। इंडियन मार्केट्स में चाइनीज़ प्रेजेंस इतनी गहरी हो गई थी कि वो लोकल बिजनेसेस मॉडल्स और बायर्स चॉइसेस को अफेक्ट करने लगी। अब बात करते हैं चाइना के उन स्मार्ट स्ट्रेटजीज की जिसने उन्हें सिर्फ इंडियन मार्केट्स में घुसपैठ नहीं बल्कि पूरे मार्केट में अपना डोमिनेशन बना लिया। सबसे पहली और सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी थी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। चाइना ने मैसिव प्रोडक्शन का एक ऐसा मॉडल डेवलप किया जिसमें वो लार्ज स्केल पे चीजें प्रोड्यूस कर रहा था, कॉस्ट को ड्रामेटिकली कम करते हुए। एक छोटा सा एग्जांपल लो, एक सेम स्मार्टफोन अगर इंडिया में बनाया जाए तो कॉस्ट ज्यादा आती है, लेकिन चाइना में फोन्स लार्ज क्वांटिटीज में बनने की वजह से कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। यानी रीजन है कि चाइनीज प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट से हमेशा सस्ते होंगे। और ये सिर्फ स्मार्टफोन की बात नहीं है, टॉयज, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन कपड़े, हर चीज पे उनका सेम फॉर्मूला लगता है। उनके पास इतनी मैसिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कि वो इजीली हर प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटीज में सस्ते में प्रोड्यूस कर सकते हैं। रिजल्ट, चीप प्रोडक्ट्स एट अनबीटेबल प्राइस। इंडिया की लोकल कंपनीज ऐसे लो प्राइसेस के साथ कंपीट ही नहीं कर पाएंगे। भारत में चीन के सामानों ने कुछ इस तरह घर कर लिया है कि आप जिधर भी नजर फेरिए उधर आपको चाइनीज प्रोडक्ट ही नजर आएंगे। असली स्ट्रैटेजी थी सप्लाई चेन पे पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश करना। चाइना ने क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स पे अपना ग्रिप बना लिया। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो तुम्हें सर्किट बोर्ड्स, चिप्स और सेंसर्स तो कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करने ही पड़ेंगे ना, एंड मोस्ट लाइकली वो चाइना से ही आएंगे। ऐसे ही केमिकल्स, रेयर अर्थली मटेरियल्स और एपीआईज जो फार्मास्यूटिकल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं, चाइना ने इन चीजों पे पूरी मोनोपोली बना ली है। मतलब अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कुछ प्रोड्यूस भी करना चाहें तब भी वो चाइनीज सप्लायर पे डिपेंडेंट ही रहेंगे। ये एक स्ट्रैटेजी ट्रैप है। चाहे आप लोकल प्रोडक्ट्स बना लो, उसके कंपोनेंट फिर भी चाइना से ही आएंगे। चाहे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो या फिर आपके घरों को रोशन करने वाले लाइट्स, हर प्रोडक्ट्स पर चाइना की छाप है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो चाइना को बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट बड़ा एडवांटेज देती है। चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज और सब्सिडीज चाइना ने R&D पे हेविली इन्वेस्ट किया है। जहां हर नए इनोवेशन पे गवर्नमेंट सपोर्ट दिया जाता है, वो एक्सपोर्ट इंसेंटिव और टैक्स वीवर्स देते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि वो ग्लोबल मार्केट में प्रोडक्ट सस्ते में बेच सकें और लोकल बिजनेसेस फ्लरिश कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चाइनीज कंपनी एक नए स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर करती है तो उसके लिए प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट से एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलेगी। और इंडिया की लोकल कंपनीज जिनके पास ऐसे गवर्नमेंट बैकअप फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम नहीं होते, नेचुरली इस कंपटीशन में पीछे रह जाएंगी। इस कंपटीशन का इफेक्ट ये है कि चाइनीज कंपनीज ग्लोबल लेवल पर प्रोडक्ट को एग्रेसिवली प्राइस करके इंडियन मार्केट्स में कैप्चर कर लेती हैं। और ये तीन पावरफुल स्ट्रैटेजीज, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन पे कंट्रोल और गवर्नमेंट की हैवी सपोर्ट ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया है जहां चाइनीज प्रोडक्ट्स इंडिया के मार्केट में हर कॉर्नर में दिखाई देते हैं। मैन्युफैक्चर यहीं होता है, लेकिन उसमें जो बल्ब होता है वो चाइना का ही बल्ब इस्तेमाल होता है। अब हम कुछ उन मेजर सेक्टर्स की बात करते हैं जहां चाइना ने अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के इंडिया को ऑलमोस्ट डिपेंडेंट कर दिया है। ये सेक्टर सिर्फ प्रोडक्ट सप्लाई तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लोकल इंडस्ट्रीज को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए एक एक सेक्टर को डिटेल में समझते हैं। सबसे बड़ा और ऑब्वियस सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन। आज आप किसी को भी पूछो तो मोस्ट लाइकली वो Xiaomi, Oppo, Vivo या OnePlus का फोन यूज कर रहा होगा। ये ब्रांड्स ना सिर्फ इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पे कैप्चर नहीं किया, बल्कि अपनी लो कॉस्ट फोन्स और एग्रेसिव मार्केटिंग की वजह से इंडियन मार्केट्स को साइडलाइन कर दिया। जैसे Xiaomi का एग्जांपल ले लो, वो जितने लो प्राइस पे हाई एंड फीचर्स वाले फोन ऑफर करते हैं, कस्टमर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहता। ये वजह है 80% से ज्यादा स्मार्टफोन जो इंडिया में बिकते हैं वो चाइनीज ब्रांड्स के होते हैं। इसके अलावा टीवी, पावर बैंक, स्मार्ट वॉचेस और होम अप्लायंसेस भी लार्जली चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। इंडियन कंपनीज के पास या तो R&D कैपेसिटी कम है या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट चाइना से ज्यादा है, जो मार्केट में इफेक्टिवली compete करना मुश्किल बना देता है। दूसरा बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल्स और टॉयज। अगर आप मार्केट में जाकर एक सिंपल टॉय या कपड़े का प्राइस देखो, चांसेस हैं उसमें मेड इन चाइना का टैग हो। ये इंडस्ट्री SMEs के लिए एक बड़ा ब्लो बन गई है।
क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट्स अल्ट्रा लो प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स compete नहीं कर पाते। अगर एक चाइनीज टॉय 50 रुपए में बन रहा है, वहीं इंडियन SME बनाए तो उसका रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट ही उससे ज्यादा हो जाता है। यही रीजन है कि आज टॉयज और फैशन एक्सेसरीज में इंडिया का इंपोर्ट चाइना पे बहुत हैवी है। इंडियन SMEs धीरे धीरे बंद होने लग गई हैं या सरवाइव करने के लिए मार्जिन्स कट करना पड़ रहा है। और अब एक बड़ा और क्रिटिकल सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स। हम सबको पता है कि इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि हम ग्लोबली बहुत सारी मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इंडिया के फार्मा सेक्टर की सक्सेस भी चाइना पे डिपेंडेंट है। आपको पता है जो बल्क ड्रग्स या APIs मेडिसिन बनाने के लिए लगते हैं, उनका 70% से ज्यादा सप्लाई चाइना से होता है। मतलब अगर चाइना कल रॉ मटेरियल देना बंद कर दे तो इंडियन के फार्मा सेक्टर का मेजर पार्ट शट डाउन हो जाएगा। कोविड-19 के वक्त ये चीज और भी ज्यादा एविडेंट थी, जब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से मेडिसिन प्रोडक्शंस पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ गया था। Literally manage patients at home with oxygen and this is not something we are enjoying. हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. तो इन सेक्टर्स का सीन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में चाइनीज फोन्स हर पॉकेट में है, टॉयज और टेक्सटाइल पे फुल इंपोर्ट डिपेंडेंसी है और फार्मा इंडस्ट्री भी एक तरह से चाइना के ही रॉ मटेरियल पे चल रही है। अब तक हमने देखा कि कैसे चाइना ने हर सेक्टर पे अपना कंट्रोल बनाया, लेकिन इसका असली इफेक्ट इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट पे काफी जबरदस्त रहा है। चलो एक एक करके समझते हैं कि ये कॉम्पिटिशन इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए नाइटमेयर कैसे बन गया। सबसे पहला और बड़ा इंपैक्ट इंडिया के स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज पे हुआ है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पे चाइनीज प्रोडक्ट का इतना प्रेशर आ गया है कि उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। चाइनीज प्रोडक्ट्स अल्ट्रा लो प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, तो इंडियन SMEs उनसे compete ही नहीं कर पाते। एक छोटा सा बिजनेस अगर स्मार्टफोन एक्सेसरीज या टॉयज बनाता है तो उसके प्रोडक्शन और लेबर कॉस्ट ही चाइनीज इंपोर्ट से ज्यादा हो जाते हैं। रिजल्ट, बहुत सारे SMEs तो शट डाउन होने को मजबूर हो गए या फिर अपने प्रॉफिट मार्जिन को इतना कम कर चुके हैं कि उनका ग्रोथ इम्पॉसिबल है। और सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात नहीं है, मेडिसिन और रॉ मटेरियल्स भी चाइना से ही आते हैं। इसका इम्पैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पीड पे भी होता है। इंडियन इंडस्ट्रीज एक विशियस साइकिल में फंस गई हैं। जैसे जैसे चाइनीज प्रोडक्ट्स मार्केट में इन्वेट कर गए, लोकल बिजनेसेस या तो बंद हो रहे हैं या उनकी कैपेसिटी डिग्रेड हो रही है। चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन गया है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। इस डोमिनेशन का दूसरा मेजर इंपैक्ट है ट्रेड डेफिसिट। मतलब इंडिया चाइना से ज्यादा खरीद रहा है और बेच कम रहा है। रिजल्ट, हर साल 60 से 70 बिलियन डॉलर्स का मैसिव ट्रेड डेफिसिट। ये डेफिसिट काफी अलार्मिंग है क्योंकि इसका मतलब ये है कि इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से बड़ा हिस्सा चाइना के प्रोडक्ट्स को खरीदने में खर्च कर रहा है। ट्रेड डेफिसिट का लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये है कि इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे प्रेशर पड़ता है। जब आप कंटिन्यूअसली एक देश से इंपोर्ट करते जा रहे हो तो आपका पैसा वहां जाके जाम हो जाता है, लेकिन इंडियन बिजनेसेस का रेवेन्यू वापस नहीं आ रहा होता। यानी हमारी इकोनॉमी को सस्टेनेबल ट्रेड साइकिल बनाना मुश्किल लग रहा है। इस डिपेंडेंसी का सबसे बड़ा रियलिटी चेक कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान मिला। जब चाइना से रॉ मटेरियल्स और एसेंशियल प्रोडक्ट्स का फ्लो डिसरप्ट हो गया था, तब इंडियन इंडस्ट्रीज का काफी बुरा हाल हो गया। एग्जाम्पल के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पा रहे थे, जिस वजह से मेडिसिन प्रोडक्शन डिले हो गए। कोविड ने यह बता दिया कि हम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं चाइनीज सप्लाई चेन्स पर। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के कंपोनेंट्स हो या एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट्स, चाइना से इंपोर्ट बंद होने का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे दिखने लगा। ये एक वेकअप कॉल था जो बताता है कि सिर्फ प्राइसेस पे फोकस करने की वजह से लॉन्ग टर्म रिस्क और भी बढ़ गया है। तो ये तीन मेजर इंपैक्ट्स इंडिया की इकोनॉमी और मार्केट पे आए हैं। SMEs का शटडाउन, ट्रेड डेफिसिट का लगातार बढ़ना और चाइनीज सप्लाई चेन पे डिपेंडेंसी जो हमारे कोविड-19 जैसे क्राइसिस में दिखे। अब इंडिया को सिर्फ एक ही सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बल्कि सिस्टमैटिक चेंज करना होगा ताकि हम फ्यूचर में ऐसे रिस्क से बच सकें। अब बात करते हैं उन रीसेंट शिफ्ट्स और गवर्नमेंट एक्शंस की जो इंडिया ने लिए हैं ताकि हम चाइनीज डिपेंडेंसी से दूर हो सकें और अपने डोमेस्टिक मार्केट को रिवाइव कर सकें। ये स्टेप्स न्यू डायरेक्शन देने की कोशिश है जहां फोकस है सेल्फ रिलायंस पे। चलिए एक एक करके देखते हैं। (2020) के बाद गवर्नमेंट ने बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया।
आत्मनिर्भर भारत। ये एक सेल्फ रिलायंस मूवमेंट है जिसका गोल है इंडियन इंडस्ट्रीज को लोकल प्रोडक्ट्स बनाने और प्रमोट करने को पुश देना। आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ अपना माल खरीदो नहीं, बल्कि एक पुराने सिस्टम से ब्रेक लेने की कोशिश है जहां इंडियन इकोनॉमी के हर सेक्टर को स्ट्रांग बनाया जाए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो या टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट को रिड्यूस करने का क्लियर सिग्नल दिया है और फोकस है कि इंडिया अपनी लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी को ग्रो करे ताकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भी अपना एक प्लेस बना सकें। अब ये आत्मनिर्भर भारत को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक पावरफुल स्ट्रैटेजी उठाई, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इस स्कीम का पर्पस है लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंसेंटिव देना जो प्रोडक्ट काफी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर सकें। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई इंडियन कंपनी स्मार्टफोन या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनाती है और एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव करती है तो उसको डायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव मिलते हैं, यानी जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा गवर्नमेंट सपोर्ट। ये स्टेप उन इंडस्ट्रीज के लिए एक बूस्टर जैसा है जो अब तक चाइनीज इंपोर्ट की वजह से मार्केट से पुश आउट हो रही थी। रिजल्ट, इंडियन ब्रांड्स जैसे लावा और माइक्रोमैक्स ने फिर से मार्केट में अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया है। इवन इंडियन फार्मा कंपनीज अपने API प्रोडक्शन को स्केल कर रही हैं ताकि हम क्रिटिकल मेडिसिन के लिए चाइना पे डिपेंडेंट ना रहें। फोन कौन सा है यार? सर नया जूम लावा ब्लेज प्रो विद 6x जूम कैमरा। अब बताओ ब्रो, कैसा लगा नया लावा ब्लेज प्रो? 2020 में इंडिया ने एक और एग्रेसिव स्टेप लिया, चाइनीज ऐप्स को बैन करना। ऐसे लगभग 50 ऐप्स बैन किए गए जिसमें से कुछ बहुत पॉपुलर ऐप्स थे जैसे टिकटॉक, PUBG मोबाइल और शेरिन। इसका सिर्फ डेटा सिक्योरिटी से लेना देना नहीं बल्कि ये पब्लिक सेंटिमेंट शिफ्ट का भी एक बड़ा रीजन था। इंडियन कंज्यूमर्स ने पहली बार कॉन्शियस होकर चाइनीज ऐप्स और प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू किया। इस मूव का डिजिटल सेक्टर पे इम्पैक्ट ऑब्वियस था, लेकिन इसने पब्लिक अवेयरनेस भी क्रिएट की कि हम अपने डिजिटल सोवरेनिटी को कितना वैल्यू करते हैं। The fact that PUBG, the very popular battle royale game, has been banned in India now. इन सब एफर्ट्स का रिजल्ट धीरे धीरे दिखने लगा है। स्मार्टफोन मार्केट में इंडियन ब्रांड्स फिर से ग्रो कर रहे हैं, जैसे लावा, माइक्रोमैक्स ने नए लॉन्चेस किए हैं। लोकल फार्मा मैन्युफैक्चरिंग भी अब एक्सेलरेट हो रही है और कुछ कंपनीज ने API प्रोडक्शन पे हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। इंडियन बिजनेसेस अब ग्लोबल एक्सपोर्ट पे भी फोकस कर रहे हैं ताकि हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकें। तो ये इंसेंटिव सिर्फ एक स्टार्ट है, लेकिन अगर इंडिया कंसिस्टेंट रहे तो एक टाइम आएगा जब हम चाइना से क्रिटिकल डिपेंडेंसीज को हटाकर एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बन सकें। क्वेश्चन ये नहीं कि हम कब तक चाइना से compete करेंगे, बल्कि ये है कि हम प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज को ग्लोबल लेवल पे कब तक इस्टेब्लिश कर पाएंगे। अब सवाल ये है, क्या इंडिया सच में सेल्फ रिलायंस अचीव कर पाएगा या फिर चाइना ऐसे ही डोमिनेट करता रहेगा? ये आसान बैटल नहीं होने वाली, लेकिन कुछ ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज हैं जो इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे अपना पोजीशन स्ट्रांग करने का चांस दे सकें। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या ऑप्शंस हैं और क्या चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? अब सेल्फ रिलायंस कोई एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ जर्नी। ये एक जर्नी तभी सक्सेसफुल होगी जब लोकल इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज और कंज्यूमर बिहेवियर एक साथ अलाइन हो। इंडिया ने ऑलरेडी आत्मनिर्भर भारत और PLI स्कीम के थ्रू अपना पहला स्टेप उठा लिया है, लेकिन चाइना के स्केल और एफिशिएंसी के अगेंस्ट compete करने के लिए हमें अपनी इंडस्ट्रीज को ज्यादा रिबस्ट बनाने की जरूरत है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि हम चाइना के प्रोडक्ट से फ्री हो पाएंगे या नहीं, बल्कि ये है कि हम ग्लोबल कंपटीशन में अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव और हाई क्वालिटी बना पाएंगे या नहीं। अगर हम सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस करेंगे तो हम लिमिटेड ही रहेंगे। इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनकर अपने ट्रेड गेम को भी ग्लोबल करना होगा। दूसरे देशों के साथ पार्टनरशिप एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी जो इंडिया अडैप्ट कर सकता है वो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू अपनी डिपेंडेंसी को डाइवर्सिफाई करना। चाइना पे ओवर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए जापान, साउथ कोरिया और ताइवान जैसी कंट्रीज के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप्स एस्टैब्लिश करना होगा। जापान और साउथ कोरिया ऑलरेडी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज में बहुत आगे हैं। अगर इंडिया उसके साथ कोलैबोरेट करे तो हम अपनी लोकल इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप चाइना को ऑल्टरनेटिव बनकर हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देंगी और ये पार्टनरशिप सिर्फ एक साइड से नहीं चलेगी। इंडिया भी इन देशों के लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकता है।
जैसे डिफेंस और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हम ऑलरेडी स्ट्रांग हैं, तो हम रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट्स के थ्रू अपनी प्रेजेंस को ग्लोबल स्टेज पे और ग्रो कर सकते हैं। एक और की स्ट्रैटेजी है जो इंडिया को अडॉप्ट करनी चाहिए, और वो है डोमेस्टिक इनोवेशन और R&D कैपेबिलिटीज को बूस्ट करना। आज भी इंडिया का R&D स्पेंडिंग जीडीपी का सिर्फ 0.7% है, जो बाकी मेजर इकोनॉमीज के कंपैरिजन में बहुत कम है। हमें स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट करना होगा ताकि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर सकें। जब तक इनोवेशन इंडिया के अंदर से नहीं आएगा, हम ग्लोबल कंपटीशन में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर और यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करके एक इनोवेटिव इकोसिस्टम बनाना होगा जहां नए प्रोडक्ट्स और आइडियाज फास्ट ट्रैक पे डेवलप हो सकें। और यहाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ सस्ता नहीं, हाई क्वालिटी और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर इंडियन कंपनी स्मार्ट वॉचेज या स्मार्टफोन बना रही हैं, तो वो क्वालिटी में चाइनीज प्रोडक्ट्स को बीट कर सकें। प्राइस नहीं तो क्वालिटी और सर्विस पे ही करेक्ट बेट लगाएं। तो फ्यूचर में क्या होगा, ये डिपेंड करेगा कि इंडिया कितना फास्ट अडेप्ट कर सकता है और कितना क्विकली हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपना नया पोजीशन बना पाएंगे। पार्टनरशिप से लेकर डोमेस्टिक इनोवेशन तक ये लॉन्ग टर्म गेम है। चाइना का डोमिनेशन तोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन ये पॉसिबल है अगर इंडिया स्ट्रेटेजिकली अपना फोकस मेंटेन करे और लोकल प्रोडक्शन, पार्टनरशिप्स और इनोवेशन को कंटिन्यूअसली ग्रो करे। तो एक टाइम आएगा जब हम ट्रू सेल्फ रिलायंस अचीव कर लेंगे। तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि कैसे चाइना ने साइलेंटली इंडियन मार्केट पे कब्जा कर लिया। स्मार्टफोन, टॉयज, मेडिसिन या फेस्टिवल लाइट्स, हम हर जगह चाइनीज प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। ये बस एक कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी का पार्ट था जो अफोर्डेबल प्राइसेस और एग्रेसिव मार्केटिंग के साथ अनफोल्ड हुई। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल ये है, क्या इंडिया चाइनीज डोमिनेंस से निकल सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम एज कंज्यूमर्स अपनी चॉइसेस को रीथिंक करेंगे? आज हमने देखा कैसे आत्मनिर्भर भारत और PLI स्कीम्स नए नए डोर्स ओपन करती है। इंडियन ब्रांड्स फिर ग्रो कर रहे हैं और हम नए ग्लोबल पार्टनरशिप्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन सक्सेस तभी मिलेगी जब लोकल प्रोडक्ट्स और सपोर्ट करेंगे और सेल्फ रिलायंस का विजन को अपनी शॉपिंग हैबिट्स में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि देश की इकोनॉमी सिर्फ पॉलिसीज से नहीं बल्कि लोगों की चॉइसेस से बढ़ती है। तो आपका क्या टेक है? क्या इंडिया अपने मार्केट को रिक्लेम कर पाएगा या चाइना का स्ट्रैंगल होल्ड ऐसे ही चलता रहेगा? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव भी कॉन्वर्सेशन का पार्ट है। और अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें